देखेंगे इंटरेक्शन ऑफ द EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एटमॉस्फेयर के साथ किस तरह से अंतरक्रिया होती है, इसे समझना है। लेकिन इसको समझने के पहले विद्युत चुंबकीय विकिरण किस तरह से हमारे वायुमंडलीय गैस के साथ प्रतिक्रिया करती है, इसको समझने से पहले हमें दो चीज़ें जाननी होगी। सबसे पहले हमारे वायुमंडल की स्थिति क्या है, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, रेडिएशन जो हैं, इनकी स्थिति क्या है। पहले इस दोनों के बारे में जानना होगा। तो पहली बार कि मैंने पृथ्वी को बताया, पृथ्वी के ऊपर इसके वायुमंडलीय परतों के बारे में बताया कि सबसे नीचे क्षोभ मंडल और सबसे ऊपर तापमंडल है। क्षोभ मंडल में गैसीय कणों की संख्या ज़्यादा है, इसके ऊपर जाता है तो ओजोन का मंडल मिलता है जिसमें ओजोन के कणों की संख्या है। और सबसे ऊपरी पर जो है मेरा तापमंडल, इसमें केवल 4 तरह के गैस पाए जाते हैं। सबसे ऊपर हाइड्रोजन, देन हीलियम, उसके नीचे ऑक्सीजन और उसके नीचे नाइट्रोजन, और ये लेयर्स में पाए जाते हैं। यहाँ हवा का मूवमेंट केवल क्षोभ मंडल में होता है, इसके बाद के ऊपर किसी भी परत में हवा का मूवमेंट होता ही नहीं है। ठीक है, खास करके मध्य मंडल के ऊपर के इस हिस्से को हम विषम मंडल कहते हैं और मध्य मंडल के नीचे के हिस्से को हम सम मंडल कहते हैं, क्योंकि इसमें गैसों की सब गैस एक समान रूप से फैली हुई है, इसलिए इसको हम सम मंडल कहते हैं। सन की तरफ आए तो सन से जो रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन के 7 हिस्से हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ। तरंग दैर्घ्य के आधार पर सूर्य से निकलने वाले विकिरण को 7 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला है गामा रेज, इसके बाद एक्स रेज, इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, इसके बाद विजिबल रेज, इसके बाद इंफ्रारेड, इसके बाद माइक्रोवेव और इसके बाद रेडियो वेव। जो गामा रेज है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, लेकिन इसमें ऊष्मा ऊर्जा का मान सबसे उच्चतम होता है। इसी तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो तरंग दैर्घ्य का मान घटेगा और ऊर्जा का मान, तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ेगा लेकिन ऊर्जा का मान घटेगा। यानी कि जब हम रेडियो वेव तक पहुंचते हैं तो रेडियो वेव का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ऊर्जा का मान सबसे कम होता है। इसीलिए सब अच्छा, दूसरी बात कि हमारे वायुमंडल में तापमंडल के ऊपर एक और स्थित लेयर है, एक और ऊपर परत है, वो है चुंबकीय मंडल। चुंबकीय मंडल को मुख्यतः 3 हिस्सों में हम जानते हैं। सबसे निचला हिस्सा प्रोटोनोस्फेयर, उसके ऊपर का हिस्सा प्लाज्मास्फेयर और उसके ऊपर का हिस्सा मैग्नेटोस्फेयर। मैग्नेटोस्फेयर की जो सबसे बाहरी परत है वो बड़ी विशेष है और पृथ्वी की पहली सुरक्षा कवच वही है। क्यों? इसलिए कि मैग्नेटोस्फेयर का बाहरी हिस्सा जो है वो कहलाता है मैग्नेटोशीथ। क्या कहलाता है? मैग्नेटोशीथ। और ये मैग्नेटोशीथ जो है, ठीक है, सूर्य से आने वाली जितने विकिरण होते हैं इस मैग्नेटोशीथ के द्वारा रोक दिए जाते हैं। जो हाईएस्ट लेवल का सबसे ज्यादा एनर्जी वाला पार्टिकल है, मतलब रेडिएशन है, वो इस मैग्नेटोशीथ उस रेडिएशन को क्या कर देता है? लौटा देता है। ठीक है, उस रेडिएशन को दूसरी तरफ निकाल देता है या फिर इस तरफ निकाल देता है, पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं घुसने देता है। इस तरह से हाँ, उस कम रेडिएशन, कम तरंग दैर्घ्य, सॉरी कम ऊर्जा वाली जो तरंगें हैं वो उसी को केवल घुसने देता है, और वो भी जैसे गामा एक्स की कम ऊर्जावान वाले जो तरंगे हैं, जो विकिरण है, वो इस वायुमंडल में घुसता है, और जैसे ही घुसता है इनके एटम्स के साथ वो प्रतिक्रिया करता है। और इसके एटम में, अब जैसे मान लीजिए कि ये एटम है हाइड्रोजन का, ये एटम है आपका हीलियम का, ठीक है, ये एटम है आपका नाइट्रोजन का, और इसी तरह से ये एटम है आपका ऑक्सीजन का। इस एटम के साथ ये गामा और एक्स रे जब आती हैं, रिएक्शन करती हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन को हटा देती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हटा देती हैं और इसको बदल देती हैं आयन में, और पूरा का पूरा तापमंडल का ये क्षेत्र आयन में बदल जाता है, और आयन में कहलाता है। ठीक है, तो पहली प्रतिक्रिया अंतरक्रिया तो देख लिया आपने, किसके साथ हुई? तो एक्स रे, गामा रे, गामा प्लस एक्स रे के साथ होता है। ये दोनों की दोनों विकिरण जो है इसको पूरे आयन मंडल में बदल देते हैं। ये बात समझ में आई? पहली अंतरक्रिया ये है। दूसरी बात ये है कि इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अन्य किरणें अल्ट्रावायलेट घुसती है, गामा और एक्स रे यहाँ अंतरक्रिया कर लेती है और सोख ली जाती है, नीचे नहीं आ पाती है। अगर ये नीचे उतर जाए तो अल्ट्रावायलेट से ज्यादा हानि पहुंचाएंगे, क्योंकि ऊर्जा का मान अल्ट्रावायलेट से भी ज्यादा होता है। क्लियर? अब यहाँ पर इसके नीचे उतरती है गामा रे, गामा रे अल्ट्रावायलेट,
ये आती है। और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है इसको ओजोन की परतें सोख लेती है। ओजोन के बनने और बिगड़ने में ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से परावैंगनिक किरणें समताप मंडल के नीचे नहीं पहुंच पाती है। इसका कुछ हिस्सा 97 से 99% हिस्सा जो है यहीं पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मात्र 1 से 3% हिस्सा पहुंचता है क्षोभ मंडल में, और वो क्षोभ मंडल में पहुंचता है तो गर्मी पैदा करता है, वार्मिंग इफेक्ट को बढ़ाता है, ठीक है। तो एक तरह से तुमने देखा कि हमारा अधिकांश हिस्सा गामा रेज, एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट आर एब्जॉर्ब्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट लेयर्स, क्लियर। और हमारी पृथ्वी इसके हाई एनर्जी की इफेक्ट से क्या हो जाती है, बच जाती है। अब बचा विजिबल रेज। विजिबल रेज जो है पूरा का पूरा विजिबल रेज धरती तक पहुंचता है, ठीक है। पूरा का पूरा विजिबल रेज धरती तक पहुंचता है। इंफ्रारेड भी आता है, लेकिन इंफ्रारेड जैसे ही क्षोभ मंडल में घुसता है कि यहाँ जो वाटर पार्टिकल्स हैं H2O एकमात्र ऐसा पार्टिकल है जो आने वाले विकिरण को भी एब्जॉर्ब करता है और नीचे से भी जाने वाले विकिरण को एब्जॉर्ब करता है। यही कारण है कि H2O को ब्लैंकेट ऑफ अर्थ कहते हैं। जाड़े में कंबल ओढ़ते हैं तो शरीर से निकलने वाली गर्मी को कंबल बाहर नहीं निकलने देता है, तो गर्मी बनी हुई है। अब बाहर की ठंडी को भीतर नहीं घुसने देता है, जिससे हम खाना नहीं पाते। यही काम ये H2O करता है। तो जितना इंफ्रारेड आता है उसमें जो एनर्जी होती है, यही H2O जो है आने वाली एनर्जी को क्या कर लेता है, सोख लेता है और पृथ्वी तक उस एनर्जी को पहुंचने नहीं देता है। अगर पहुंच भी गया, पृथ्वी गर्म भी हो गई, तो पृथ्वी फिर उस एनर्जी को रीरेडिएट करती है, पुनः विकिरित करती है, और इसको कहते हैं पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये लॉन्ग वेव्स होती है, ये आने वाली वेव्स शॉर्ट वेव्स होती है, ठीक है। लेकिन ये जाने वाली वेव्स जो होती है लॉन्ग वेव होती है, और इस लॉन्ग वेव को फिर H2O, CO2 एंड ऑल टाइप ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस आर एब्जॉर्ब दिस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को सभी प्रकार की जितनी ग्रीन हाउस गैसेस हैं सब की सब एब्जॉर्ब कर लेती है, और लंबे समय तक सोख के रखती है। इसके बाद 6 घंटा 8 घंटे के बाद फिर इसको रिलीज करती है। तो रिलीज करने के बाद इसका कुछ हिस्सा बाहर निकल जाता है, लेकिन बहुत कुछ हिस्सा नीचे की ओर फिर से लौटा दिया जाता है। तो जैसे ही नीचे की ओर लौटा दिया जाता है तो नीचे की गर्मी और बढ़ जाती है। इस घटना को कहते हैं काउंटर रेडिएशन। क्या कहते हैं, काउंटर रेडिएशन, प्रतिविकिरण। और यही घटना अगर वैश्विक स्तर पे हो जाए तो पूरे पृथ्वी की गर्मी बढ़ जाएगी, और इसी घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे, ठीक है। तो हमें 3 चीज देखनी चाहिए यहाँ। इंटरेक्शन का तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू इंटरेक्शन का क्या है, तो दूसरा पहलू है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे वायुमंडल में जो भी गैस के कण हैं, कोई कण का साइज छोटा है, क्लियर, और कोई कण का साइज क्या है, बड़ा है, क्लियर। एक रेज आती है सूर्य की, एक विकिरण आती है, एक किरण आती है, ठीक है, और इससे टकराएगी, मतलब कि बहुत पतली किरण होगी, ठीक है, और इससे टकराएगी। तो ये उसको क्या करेगा, बिखेरेगा। क्या करेगा, एक तो साइज में छोटा है तो ये इसको बिखेरेगा, कुछ को इधर भेज देगा, कुछ को इधर भेज देगा, कुछ को इधर भेज देगा, कुछ को इधर भेज देगा। इस तरह से इसको बिखेरने का काम ये करेगा। और हमारे वायुमंडल में ये रेज जो आ रही थी सीधे धरती पर ना पहुंच के कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई। वहाँ पे जो रेज बिखेरी जा रही है, कुछ इधर घुस जा रही है, कुछ उधर से आ रही है, इसीलिए हमारे रूम के अंदर भी उजाला है। अगर ये रेज नहीं आती, हमारे रूम के अंदर बिल्कुल अंधेरा होता और बाहर निकले पर पूरा उजाला होता। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं प्रकीर्णन, छोटी कणों के कारण। लेकिन वही रेज अगर आप ला के इस पे डाल दीजिए, इधर से आ रहा है, इस रेज को इस पे डालिए, क्या ये पार जाने देगा, तुरंत लौटा देगा। किधर का, इधर मुड़ो, सीधे रिफ्लेक्ट करेगा। इस घटना को क्या कहेंगे, परावर्तन। और इस तरह से बहुत सारे रेज जो बड़े पार्टिकल्स हमारे वायुमंडल में उड़ रहे हैं वो उसको लौटा देते हैं, और इस तरह से ये चीजें लौट जाती हैं। इसी तरह से कोई चिकनी सतह मिल जाए, बादल की सतह मिल जाए, बादल चूंकि पूरा उजला है, उसे सारा का सारा उसको लौटा सकता है, ठीक है। या फिर बर्फ की सतह मिल जाए, वहां से धरती तक आके लौट के चला जाए, तो इस घटना को कहेंगे परावर्तन।
परावर्तन प्रकीर्णन। इसके अलावा एक और घटना है, वो है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। जब कोई भी क्या कहते हैं कि प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में घुसती है, तो जिस बिंदु पर घुसती है उस पर खींचे गए विलंब की ओर झुक जाती है, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलती है तो जिस बिंदु पर निकलती है वहां पर खींचे गए विलंब से दूर भागती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक कांच का टुकड़ा है, ठीक है, और ये एक प्रकाश की किरण है, इसको जाना चाहिए था पार करके ऐसे, लेकिन ये ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से निकलेगी तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन यहाँ से निकलेगी तो फिर दूसरी दिशा, ये इस घटना इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। तो ऐसे ही हमारे वायुमंडल में भी अपवर्तन की घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर प्रकीर्णन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रेडिएशन, ये घटनाएं इस कणों की उपस्थिति के कारण होती रहती हैं। और इस स्थिति में सारे विकिरण लौट के जाएं जरूरी नहीं है, लेकिन अब एब्जॉर्प्शन के बाद जैसे धरती तक आए और धरती ने इसको एब्जॉर्ब किया या वायुमंडल ने इसको एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्ब करने के बाद इसका कुछ हिस्सा लौट के जाएगा, जरूर जाएगा। और इसी लौट के जाने वाले हिस्से को जब हम यहाँ पर एक कैमरा फिट कर दें, और ये कैमरा फिट हो किस पर, तो एक बड़े यान, ठीक है, यान के अगले हिस्से में कैमरा फिट हो, और ये उसको जाके खाली टच कर दे, तो वो बता देगा कि फलाने चीज से ही टच होके आया है, और तुरंत जान जाएगा वहाँ पर क्या है, जल है, मिट्टी है, पत्थर है, खनिज है, पेड़ है, पौधा है, क्या है उसका पता इस कैमरे को लग जाएगा। इस कैमरे को कहते हैं सेंसर, और सेंसर जिस प्लेटफॉर्म से लगा हुआ है उसको कहते हैं उपग्रह। और ये उपग्रह दो तरह से घूमते हैं, एक तो पूरे पृथ्वी को ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीचों बीच, ठीक है, लगातार घूमेगा, और दूसरा उपग्रह इसके चारों तरफ यूं, ठीक है। तो पृथ्वी के साथ जो घूमता है, अब मान लो कि ये पृथ्वी और ये उपग्रह है, पृथ्वी से छोड़ा यहाँ आ गया, पृथ्वी जैसे इससे घूमती है उसी तरह से ये अपना स्पीड मेंटेन कर लिया, ठीक है, इधर घुमा, इधर गया तो इधर, पृथ्वी जिस स्पीड से घूमेगी ये भी उपग्रह अतिरिक्त उसी स्पीड से दौड़ेगा और एक ही बिंदु पर केंद्रित रहेगा। इसको कहेंगे भूस्थैतिक उपग्रह, ठीक है, क्या कहेंगे, भूस्थैतिक उपग्रह। तो खैर इस तरह के उपग्रह एक ही स्थान पर बने रहते हैं और लगातार वहाँ की रीडिंग लेते रहते हैं। जैसे मौसम के बारे में, क्लाइमेट के बारे में जाना है, नेविगेशन के बारे में मतलब क्या करना है, तो इस तरह के उपग्रह का उसमें उपयोग होता है। तो हमें आज के चैप्टर में केवल इतना ही पढ़ना था कि इंटरेक्शन विद द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स एंड EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेस, ये किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं इसके साथ, इसके बारे में बताएं। तो ये इस तरह से इंटरेक्शन करते हैं, इसकी डिटेल स्टडी हम लोग अगले क्लास में